रवि शर्मा जी का परिवार लखनऊ शहर में रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुषमा, 2 बेटे नीरज और प्रेम और उनकी 2 बहुएं रितिका और वंशिका थे। कहने को तो शर्मा जी के परिवार में कोई कमी नहीं थी, पर घर का क्लेश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इस बात से सुषमा जी काफी परेशान रहने लगी थीं। अरे रितिका, वंशिका कहाँ रह गई दोनों? आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? मम्मी जी, गैस खत्म हो गया है। अरे इतनी जल्दी कैसे? अभी 15 दिन पहले ही तो भरवाया था गैस, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये सब आपकी छोटी बहू वंशिका की करामात है मम्मी जी। दिन भर कुछ न कुछ काम होता है उसे रसोई में। पानी भी उबाल कर पीती है, कभी काढ़ा कभी चाय, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इतना गैस खर्च करेगी तो जल्दी खत्म तो होगा ही ना। बस करिए भाभी, एक मौका नहीं छोड़ती आप मेरे खिलाफ मम्मी जी के कान भरने का। सिर्फ मैं ही काम करती हूँ क्या रसोई में? आप नहीं करती? चिंटू और पिंकी को शाम को 2-2 बार स्नैक्स बनाकर कौन खिलाता है? और आपके मैनिक्योर के लिए भी तो पानी इसी चूल्हे पर गर्म होता है। अब इतना सब कुछ होगा तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही। अच्छा, जैसे मैं ही सब कुछ करती हूँ। सारी गलती मेरी ही है, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी, आप इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। पहले तो ये हर वक्त फिजूल गैस चलाकर सिलेंडर खत्म कर देती है और फिर पूछने पर झूठे बहाने भी बनाती है। हद हो गई है। इससे कह दीजिए मम्मी जी, जरा संभल जाए। घर का बजट बिगड़ता है ऐसे। फिर नीरज मुझे सुनाते हैं, इसे तो कोई कुछ नहीं कहता, ये तो महारानी है, सब मुझे ही सुनाते हैं। अरे बस करो तुम दोनों, कुछ भी बोलो, बस क्लेश कर देती हो। ये घर है कोई अखाड़ा नहीं जो हर वक्त लड़ती रहोगी। कितनी बार समझाया है कि मिलजुल कर प्यार से रहा करो, पर तुम दोनों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता। हद होती है किसी बात की। मैं कहाँ लड़ रही हूँ मम्मी जी? शुरू तो भाभी ने किया था, वो ही आपके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अच्छा, और तुम तो बिल्कुल सती सावित्री हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं, है ना? मम्मी जी समझा दीजिए अपनी छोटी बहू को, मुझसे ज्यादा जबान ना लगाए, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, मेरे सर पर खड़ी होकर इस तरह चिल्लाना बंद कर दो तुम दोनों। मैं नीरज से कह देती हूँ सिलेंडर भरवाने के लिए, पर तब तक तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। कितनी बार कहा है, एक दूसरे को दोष देने के बजाय खुद पर ध्यान दो तो सारी समस्या ही दूर हो जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस झगड़ा करना है, क्लेश मचाना है। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की इस महाभारत से। एक तो वैसे ही चाय के बिना सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम दोनों शुरू हो गई। अरे सास ससुर का कुछ तो लिहाज रख लिया करो। ऐसा कहकर सुषमा जी तो वहाँ से चली जाती हैं और रितिका और वंशिका एक दूसरे को गुस्से से घूरती रहती हैं। शर्मा जी के परिवार में अब ये रोज की महाभारत हो गई थी। एक ही सिलेंडर था घर में और हर दिन दोनों बहुओं में इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन सिलेंडर ज्यादा खर्च कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाती और दोनों के झगड़े से हार मानकर आखिर में सुषमा जी को खुद ही रसोई में जाना पड़ता। ऐसी ही एक शाम घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। सुषमा जी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, अरे रितिका, वंशिका, जरा यहाँ तो आना। कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? बताइए मम्मी जी, क्या काम है? अरे बेटा, आज ना वो मेरी दूर की ननद शीला और उनका बेटा राहुल और बहू नैना हमारे यहाँ नाश्ते पर आने वाले हैं। तुम दोनों ऐसा करो, मिलकर कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो। और हाँ देखो, उनके सामने तुम दोनों अपना झगड़ा लेकर मत बैठ जाना, वरना नाक कट जाएगी मेरी। रितिका सर झुकाकर कहती है, जी मम्मी जी, जैसा आप कहें, अभी बना देती हूँ नाश्ता। पर तभी वंशिका कहती है, सुन लिया ना भाभी आपने, मम्मी जी ने क्या कहा? अब मेहमानों के सामने मुझसे उलझना मत आप, वरना फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं कहाँ उलझती हूँ तुमसे? वो तो तुम ही हो जो हर बात में टांग अड़ाती हो। अरे मैं बड़ी हूँ तो जो कहती हूँ कर लिया करो ना। हर बात पर अपनी मनमानी करना जरूरी है क्या? पर नहीं, सुननी ही नहीं है किसी की। अब बात नहीं मानोगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। आप बड़ी हैं तो क्या सांस भी आपसे पूछ कर लूंगी? अरे मेरी भी कोई मर्जी है, और वैसे भी आप तो सिर्फ अपना अपना सोचती हैं। आपके हिसाब से चलने लगी तो मेरी तो सारी इच्छा ही मर जाएगी। देख लीजिए मम्मी जी आप भाभी को, कैसे हर बात पर मुझे ही सुनाती रहती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी इच्छा मारती मैंने तुम्हारी
कल सुबह नाश्ते के वक्त तुमसे यही तो कहा था ना कि वंशिका पकौड़े मत बनाओ, गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। तेल में फ्राई करने में गैस की खपत ज्यादा होती है। पोहा ही बना लो, सब वही खा लेंगे। इसमें क्या गलत कहा मैंने? पर तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। कहने लगी मैं जलती हूँ क्योंकि तुम्हारे बनाए पकौड़ों की सभी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ तो रोज रोज पोहा कौन खाता है नाश्ते में? नाश्ते में कुछ अच्छा तो बनना ही चाहिए ना। मेरे मायके में तो नाश्ते में हर रोज एक नई डिश बनती थी। और जलती तो है ना आप। कहाँ भाता है आपको कि कोई मेरी तारीफ करे? इस पर रितिका और भड़क जाती है और कहती है, तो क्या अब तुम अपने मायके की चलाओगी यहाँ? देख रही हैं आप मम्मी जी, इसे अपने मायके की चलानी है ससुराल में। कैसी बदतमीजी कर रही है। बड़े छोटे का तो कोई ख्याल ही नहीं है इसे। जब देखो जबान लड़ाती रहती है। यही सीख कर आई है अपने मायके से। मेरे मायके पर मत जाइए भाभी, वरना बोलना मुझे भी आता है। जब मैं आपके मायके वालों के बारे में बोलने लगूंगी तो सुन नहीं पाएंगे आप। उन दोनों की बहस सुनकर सुषमा अपना सर पकड़ लेती है। वो झल्ला कर कहती है, अरे बस भी करो अब। अभी अभी तुम दोनों को लड़ने से मना किया और अभी अभी तुम दोनों फिर शुरू हो गई। हद होती है किसी बात की। ये बताओ नाश्ते में क्या बना रही हो? मेहमानों को कुछ खिलाओगी तुम दोनों या बस अपने झगड़े से ही पेट भरोगी उनका? ये सुनकर रितिका कहती है, मम्मी जी सैंडविच बना लेती हूँ, नाश्ते में सबको पसंद भी आएगा और ज्यादा गैस जलाने का काम भी नहीं है, कुछ तो बचत हो गैस की। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ समोसे बना लेते हैं। बाहर बारिश का मौसम है, ऐसे में समोसे और चाय ही सही रहेंगे। सैंडविच ऐसे मौसम में किसी को पसंद नहीं आएगा। देख लीजिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे, गैस जल्दी खत्म होने के पीछे इसी का हाथ है। अब तो मानेगी ना आप भी? इसे ही सारा दिन तला भुना खाना होता है। अब ऐसे में गैस तो जलेगा ही। बजट बिगड़े तो बिगड़े, इसे क्या? इसे तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। बस भाभी, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। मैंने नाश्ते में समोसे का आइडिया मेहमानों के लिए दिया है, अपने लिए नहीं। और एक बार फिर रितिका और वंशिका में बहस छिड़ जाती है। सुषमा जी परेशान होकर कहती हैं, अरे मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे। बस करो अब तुम दोनों को कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। जब देखो महाभारत शुरू कर देती हो। ये कहकर सुषमा जी रसोई में चली जाती हैं और मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आ जाते हैं। अरे शीला जी आइए बैठिए। अरे राहुल बेटा, बड़े दिनों बाद याद आई मामी की। नैना बेटा बैठो ना। जी मामी, बस आज छुट्टी थी ऑफिस की तो सोचा मम्मी के साथ मैं भी आपसे मिलने आ जाऊं। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। बचपन में तो कितना आया करता था, अब तो काम की वजह से मिलना ही नहीं हो पाता तुझसे तो। हाँ राहुल भैया, कभी कभी आ जाया करिए नैना को लेकर, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ और क्या, अरे उसे भी तो पता चले उसकी 2 और जेठानियां भी इसी शहर में रहती हैं। मिलना जुलना बना रहे तो मन लगा रहता है। सभी लिविंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी सुषमा रसोई में जाती हैं और सबके लिए पानी लेकर आती हैं। अरे भाभी, ये मैं क्या देख रही हूँ? 2 बहुओं के होते हुए आप ये सब क्यों कर रही हैं? इनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। नैना के रहते मजाल है कि मुझे खुद उठकर कुछ भी लेना पड़े। सुषमा अपने घर के झगड़े शीला को नहीं बताना चाहती थी। वो हंसकर बात को टालते हुए कहती है, अरे नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। बहुएं तो मेरी भी बहुत होशियार है। पूरे घर का काम इन्होंने ही संभाल रखा है। पर वो क्या है ना, बैठे बैठे पैर अकड़ जाते हैं मेरे। तो मैंने सोचा थोड़ा चलना फिरना करूंगी तो सही रहेगा, इसलिए बस तुम सबके लिए पानी खुद जाकर ले आई। बाकी नाश्ता तो मेरी बहुओं ने ही बनाया है। जाओ बेटा, रसोई से चाय नाश्ता ले आओ। भाभी से कह दीजिए मम्मी जी नाश्ता लाने को, वरना ये मुझ पर फिर से इल्जाम लगाएंगी कि रसोई में जाकर मैंने गैस खत्म कर दिया। अब तो मैं रसोई में कदम भी नहीं रखूंगी। तो इसमें झूठ क्या कहा मैंने? जो सच है वही तो बोलती हूँ। फिर भी अगर इतना बुरा लगता है मेरी बात का, तो आज के बाद मैं भी रसोई में कदम नहीं रखूंगी। तभी सुषमा जी धीमी आवाज में गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों बहुओं से कहती हैं, अरे कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। कहा था ना तुम दोनों को, मेहमानों के सामने नाक मत कटवाना मेरी। शीला जी क्या सोचेंगी तुम दोनों को ऐसे लड़ता देखकर। अब चुपचाप जाओ और जाके चाय नाश्ता लेकर आओ।
और दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए रसोई में चाय नाश्ता लेने चली जाती हैं। तभी शीला कहती है, अरे भाभी, आप तो कहती थी कि आपकी दोनों बहुएं बड़ी समझदार हैं, पूरा घर संभाल रखा है, पर ये दोनों तो बहुत तेज लग रही हैं। ऐसे लड़ रही हैं जैसे कई जन्मों की दुश्मन है। गलती कर दी मैंने तो नैना को यहाँ लाकर। कहीं इनके रंग ढंग सीख लिए इसने भी तो हमारे घर का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे झेलती हैं आप इन लड़ाकू बिल्लियों को। सुषमा बेचारी क्या कहती, वो चुप रहती है। तभी दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती हैं। लीजिए बुआ जी, नाश्ता कीजिए। अरे नैना, तुम भी लो ना। राहुल भैया लीजिए ना, एक समोसा तो और लीजिए। तभी वंशिका फिर कहती है, देखा भाभी आपने, मम्मी जी ने भी मेरी बात मानकर समोसे ही बनाए हैं नाश्ते में। आपका सैंडविच वाला आइडिया तो उन्हें भी समझ नहीं आया। मैं तो पहले ही बोल रही थी, मेरे आइडिया तो होते ही कमाल के हैं। ये सुनकर शीला हैरान रह जाती है और सुषमा से कहती है, भाभी, आप तो कह रही थी कि नाश्ता रितिका और वंशिका ने बनाया है, पर वंशिका तो कह रही है कि ये समोसे आपने बनाए हैं। दो बहुओं के रहते हुए भी घर का सारा काम आप ही करती हैं क्या भाभी? ये तो बड़ी ज्यादती है आपके साथ। अब सुषमा से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। बेचारी क्या कहती कि उनके घर में तो रोज दोनों बहुओं की महाभारत सुनकर ही सबका पेट भर जाता है। थोड़ी देर बाद शीला कहती है, अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। अगर और ज्यादा देर यहाँ रुके तो नैना को भी आपकी बहुओं की हवा लग जाएगी। ये कहकर शीला वहां से चली जाती है। सुषमा अपनी किस्मत पर माथा पीट कर रह जाती है। अगले दिन सुषमा दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो रितिका और वंशिका, तुम दोनों अब रसोई का कोई काम नहीं करोगी। रसोई का सारा काम मैं ही कर लिया करूंगी। बस तुम दोनों बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। सुषमा की बात मानकर रितिका और वंशिका सब्जी लाने चली जाती हैं और सब्जी बाजार में रितिका वंशिका से कहती है, वंशिका, सब्जी ऐसी लेना जिसे पकने में ज्यादा वक्त ना लगता हो, वरना फिर गैस की खपत ज्यादा होगी और महीना खत्म होने से पहले ही गैस खत्म हो जाएगा। भाभी, मैंने तो परवल और पत्ता गोभी ली है। लो, कर लिया सत्यानाश। दोनों ही देर से पकने वाली सब्जियां ली हैं तुमने। अरे थोड़ी तो अक्ल इस्तेमाल किया करो वंशिका, ऐसे कैसे चलेगा? हर बात पर मुझे सुनाना बंद कीजिए भाभी आप। मैंने अपनी पसंद की सब्जी क्या ले ली, आपको तो मिर्ची लग गई। अरे ऐसा भी क्या पाप कर दिया मैंने, अपनी पसंद की सब्जी ही तो ली है। अरे तो जल्दी पकने वाली सब्जियां नहीं हो सकती क्या तुम्हारी पसंद की? बस फिजूल गैस जलाने का बहाना चाहिए तुम्हें तो। हद होती है किसी बात की। बस बहुत बोल लिया भाभी आपने। आज तो फैसला होकर रहेगा। मुझे यही सब्जियां पसंद है और आज रात के खाने में यही सब्जियां बनेंगी। एक बार फिर रितिका और वंशिका में जंग छिड़ गई थी। सब्जी मंडी में भी सभी लोग उन दोनों के झगड़े का तमाशा देखने लगे। ये सब सुषमा की पड़ोसन रमा ने भी देखा था। अगले दिन वो सुषमा के घर आती है। अरे आओ आओ रमा, आज कैसे आना हुआ? फुर्सत मिल गई घर के काम से। अरे हाँ बहन, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिलकर बातें किए, तो सोचा हो आऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। और बताओ कैसा चल रहा है सब? मेरा तो सब ठीक है, तू अपनी सुना, तेरा कैसा चल रहा है? तेरी बहुएं तो कल सब्जी मंडी में ऐसे लड़ रही थीं जैसे कई जन्मों की दुश्मन हो। जब बाजार में ये हाल था इनका तो घर पर क्या करती होंगी? हाय, सब्जी मंडी में भी तमाशा बना दिया इन दोनों ने। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिला रखी है दोनों ने। अब क्या बताऊं बहन, इनका तो रोज का है। रोज महाभारत होती है हमारे घर में। कोई काम बोलो और ये दोनों शुरू हो जाती हैं। बस तंग आ चुकी हूं मैं तो अब। और ये कहते हुए सुषमा ने अपनी बहुओं की सारी करतूत रमा को बता दी। रमा थोड़ी देर सोचती रही और फिर कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो झगड़ा सिलेंडर का है। वैसे एक बात कहूँ बहन, मुझे तो लगता है असली झगड़ा सिलेंडर का नहीं है, काम से बचने का बहाना है। अरे गर्मी आ गई है ना, तो दोनों में से कोई भी किचन में नहीं जाना चाहती होगी, इसलिए गैस खत्म ना हो जाए ये बहाना बनाकर काम से बचती रहती हैं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें बहन, कैसे खत्म करें इनका झगड़ा? बस किसी तरह से रोज रोज का क्लेश खत्म हो जाए। तो फिर सुन, मेरे पास एक टॉप क्लास की तरकीब है। इससे इनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और काम भी चलता रहेगा। वो क्या बहन?
और फिर रमा ने सुषमा के कान में एक ऐसी तरकीब बताई कि सुषमा एकदम से खुश हो गई। अरे वाह रमा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लगता है काम करेगा। अरे रमा के पास हर मर्ज की दवा है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। और रमा चली जाती है। शाम को हर दिन की तरह ही खाना बनाने से ठीक पहले दोनों बहुओं में फिर से महाभारत शुरू हो जाती है। वंशिका, ये सब्जी तो नहीं बनेगी। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। भाभी, आप इस तरह मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। ये घर मेरा भी है, यहाँ सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, कुछ बातें मेरी भी माननी होगी। बड़ी आई बातें मनवाने वाली। हाँ, देखती हूँ आज कैसे करती हो तुम अपने मन की। दोनों बहुएं लड़ने में मशगूल थीं कि तभी सुषमा जी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, रितिका, वंशिका, देखो ये तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों का एक हल है मेरे पास। ऐसा करो, आज खाना घर पर बनाओ ही मत। और आज क्या, मैं तो कहती हूँ रोज ही घर पर खाना मत बनाओ, खाना बाहर से आएगा। क्या सच मम्मी जी? अगर ऐसा हुआ तो गैस खत्म होने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम दोनों। खाना बाहर से आएगा, लेकिन उसके पैसे तुम दोनों के जेब खर्चों से कटेंगे। बोलो, मंजूर है ना? अब तो रितिका और वंशिका दोनों की हालत खराब हो जाती है। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, खाना घर पर ही बना लेते हैं, और अगर वंशिका को अपनी पसंद का खाना बनाना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं भाभी, जो भी आपको ठीक लगे वही बना लेते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सब खा लेती हूँ। नहीं नहीं वंशिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तुम अपनी पसंद की सब्जी बना लिया करो। नहीं भाभी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो मेरी है, मैं ही छोटी होकर भी इतनी जबान लड़ाती हूँ आपसे। मुझे माफ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा। उन दोनों के बदलते रंग देखकर सुषमा देवी को हंसी आ जाती है और इस तरह दोनों बहुओं को अक्ल आ जाती है। गर्मियों की छुट्टी और रविवार का दिन। शिखा अपनी सास रीना से कहती है, मम्मी जी खाने में पुलाव और दाल मखनी बना लूं क्या? हाँ बना ले, साथ में रोटी भी बना लेना, तेरे पापा जी ने कहा है वो रोटी खाएंगे। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। और भी कुछ बनाना हो तो बता दीजिए। ठीक है, साथ में फूल गोभी की सब्जी बना देना मटर देकर। जो हुक्म मेरे आका। शिखा खाना बनाती है, वो भी पूरे मन से। इन्हें खीर बहुत पसंद है, साथ में खीर भी बना लेती हूँ। शिखा दाल मखनी, पुलाव, रोटी, सब्जी, खीर सब बनाकर सबको परोसती है। लेकिन आज सुभाष टेबल पर नहीं आता। मम्मी जी, पापा जी आए नहीं अभी तक, खाना ठंडा हो जाएगा। तेरे पापा जी ना ऐसे ही है, थाली पड़ी रहती है और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ये नहीं कि पहले खाना खा ले फिर करते रहे जो करना है। मम्मी पापा आ जाएंगे खुद ब खुद। मम्मी पापा किसी काम में होंगे, आ जाएंगे। हेमंत, फोन कर अपने पापा को और आने के लिए बोल दे, वरना इन्हें तो मौका चाहिए बोलने का। मुझे पूछा नहीं और सब खाने के लिए बैठ भी गए। हेमंत जैसे ही फोन करने जाता है वैसे ही सुभाष अपने दोस्त सुरेश के साथ घर में आता है। ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, आज बहुत दिनों बाद इससे मुलाकात हुई तो मैं बातें करने लग गया था। अंकल जी बैठिए ना, अभी खाना लगाया जस्ट। ठीक है बेटा। मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना तो खाना ही होगा तुझे। सब खाना खाने लगते हैं। सुरेश घर का माहौल देखकर कहता है, सुभाष, तेरी बहू बहुत अच्छी है। आयुष की शादी अब कब करनी है? हाँ भाई साहब, करनी तो है, बस लड़की मिल जाए अपनी शिखा की तरह। भाभी, एक लड़की है मेरी नज़र में। आपके घर का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी लड़की यहाँ दुखी नहीं होगी। मेरे भाई की बेटी है, हम उसके लिए ऐसा ही परिवार तलाश कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप लड़की की फोटो भेज दीजिएगा, मैं आयुष से बात कर लेती हूँ। बाकी आपने तो हमारा घर वर देखा ही है। जी भाभी। अच्छा सुभाष, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। सब चले जाते हैं। अगले दिन सुरेश अपनी भतीजी का बायोडेटा और फोटो सुभाष को भिजवा देता है। मीनू सबको पसंद भी आ जाती है। रीना शिखा से कहती है, बहू बता क्या करे, आगे बात बढ़ाए या ना बढ़ाए? मम्मी जी आपको जैसा ठीक लगे। वैसे देखने में तो लड़की ठीक ही लग रही है, बाकी रहते रहते वो सब सीख ही जाएगी। ठीक है तब। और इस तरह आयुष और मीनू की शादी पक्की हो जाती है। सुरेश सुभाष से कहता है, कहाँ मैं सोच रहा था अब ये शहर से पूरी तरह से रिश्ता नाता टूट जाएगा। अब तो मैं अपना घर भी बेच रहा हूँ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहता था।
वापस से इस शहर से मेरा और गहरा रिश्ता जुड़वा दिया उन्होंने। आयुष और मीनू की शादी हो जाती है। मीनू आयुष के साथ घर आ जाती है। घर में वो देखती है कि सब हर बात पर शिखा शिखा की रट लगाए हुए हैं। देवरानी जी, ये मेरे और आपके जेठ जी की तरफ से आपका हनीमून ट्रिप, कल शाम की फ्लाइट है। जिठानी हो तो ऐसी हो, कितना करती है। तुझे भी करना होगा मीनू, सबका इसी तरह जिस तरह तेरी जिठानी करती है। रीना के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो शिखा जैसी बहू मिली है। बोलने से पहले सब तैयार रखती है। अब मीनू चिड़चिड़ा जाती है। वो मन ही मन कहती है, इतनी अच्छी जेठानी जी तो दिन भर उसके नाम की माला जपते रहिए, मुझे तो नींद आ रही है। इतने में रीना कहती है, शिखा सुबह से तो काम में लगी पड़ी है, अब सो जा बेटा। मीनू और आयुष तुम दोनों भी आराम करो, जाओ। सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन शिखा सुबह पहले उठकर काम सलटाने में लग जाती है और मीनू तो उठती तक नहीं। ये देखकर रीना शिखा से कहती है, शिखा जा जाकर मीनू को उठा दे। मम्मी जी रहने दीजिए ना, अपने आप उठ जाएगी। नहीं बेटा, अभी अगर छोड़ देंगे तो वो इसे अपनी आदत बना लेगी। इतने में मीनू उठकर इसी तरह आ जाती है और सास बहू की बातें सुन लेती है। मेरी चुगली की जा रही है तो यहाँ मेरा क्या काम, अब तो मैं और भी लेट से उठूंगी। मीनू वापस से अपने कमरे में चली जाती है। तभी शिखा उसके कमरे में जाकर दरवाजा बजाती है और आयुष खुलता है। मीनू, तुम नहा धोकर बाहर आ जाओ। हाँ भाभी, आती हूँ। शिखा नीचे जाती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। शादी में सबने बहुत हैवी खाया है, अभी इडली बना लेती हूँ, हल्का भी रहेगा और खाने में भी स्वाद होता है। शिखा इडली, चटनी और सांभर बना लेती है। इधर मीनू तैयार होकर आती है और रीना उससे कहती है, बहू थोड़ी जल्दी उठा कर, हाँ, घर के बहुओं को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। देख अभी नाश्ता तुझे ही बनाना है, तू ही सोच ले क्या बनाएगी। मम्मी जी, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, मीनू दोपहर में बना लेगी। देवरानी जी को भी थोड़ा लगना चाहिए ना कि उसकी जिठानी है अभी। अच्छा ठीक है फिर तो। शिखा नाश्ता लगाती है और इडली देखकर सुभाष कहता है, बहू इडली तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ तूने आज इडली बना ली। मीनू भाभी के हाथ की तो इडली पूछो ही मत। सब इडली खाते हैं और तारीफ पर तारीफ करते जाते हैं। मीनू को शिखा की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। वो मन ही मन कहती है, एक इडली बनाने पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई ताजमहल बनवा दिया हो। ऐसा है तो अब मैं भाभी से भी बड़ी इडली बनाऊंगी। शिखा मीनू से कहती है, मीनू तुम्हें कैसा लगा, बताया नहीं तुमने? अच्छा ही है। दोपहर में क्या बनाना है मुझे? चावल तड़का और कोई एक सब्जी बना लेना, सबके मन के लायक। ठीक है। सब खा खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। मीनू दोपहर का खाना बनाने रसोई में जाती है। मुझे तो चावल तड़का बनाने को बोल दिया और खुद इडली बनाई। भाभी चाहती है कि उसी की तारीफ हो और मेरी नहीं। लेकिन मीनू भी किसी से कम नहीं है। जब सबको इडली पसंद है तो इडली मुझे बनानी देनी चाहिए थी, लेकिन खुद पहले बनाकर वाहवाही लूट रही थी। मीनू दोपहर का खाना बनाकर सबको परोसती है। सब खाकर मीनू को उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं, लेकिन कोई खाने की तारीफ नहीं करता। मीनू मन ही मन कहती है, अरे क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं ये लोग मुझे, मेरे खाने पर एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। शाम को मीनू और आयुष हनीमून के लिए निकल जाते हैं। इधर शिखा हेमंत से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि मैं क्लाउड किचन का काम शुरू कर लूं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ में वैसे भी जादू है। मैं तो चाहूँगा तुम अपने मन का करो। मेनू क्या रखोगी, सोचा है कुछ? हाँ, अभी तो इडली स्पेशली रखूंगी, इडली की हर वैरायटी। अरे वाह, मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो रोज़ खाऊंगा इडली जो तुम बनाओगी। अच्छा जी, आपने पहले ही सोच लिया। वहाँ मीनू एंजॉय कर रही होती है। यहाँ शिखा क्लाउड किचन खोल लेती है। क्लाउड किचन खोलते ही दुकान चलने लगती है और शिखा को बल्क में ऑर्डर आने लगते हैं। एक रोज शिखा को 100 इडली का ऑर्डर आता है। वो बहुत खुश हो जाती है। मम्मी जी, आज तो 100 इडली का ऑर्डर आया है, तो मैं आज घर में सबके लिए पूरा दिन इडली बना लेती हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ बेटा, चलेगा क्या दौड़ेगा, तू इतनी टेंशन ना ले, जो सहूलियत हो वो कर। शिखा सबके लिए भरवा इडली बनाती है। इधर 15 दिन के बाद मीनू और आयुष वापस घर आते हैं। मीनू जैसे ही आती है वो देखती है सब इडली खा रहे हैं, तो धीरे से वो कहती है, फिर से इडली, पागल है ये लोग। आयुष,
तेरी भाभी ने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, वो भी इडली स्पेशल। चल तू भी पहले खा ले इडली, फिर कुछ करना। वाह भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मीनू यार, भाभी की तरह तुम भी कुछ अलग करो। देखा मेरी भाभी कितनी टैलेंटेड है। हाँ हाँ, देखा मैंने। मीनू भी इडली खा लेती है, फिर अपना बैग खोलकर सबको उनके गिफ्ट्स देती है और कहती है, मम्मी जी मैंने बहुत देख देख कर सबके लिए सामान लिया है। वैसे साड़ी कैसी लगी आपको? साड़ी अच्छी है बहू। शिखा जब घूमने गई थी ना, तो वो भी मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी। अरे गजब की साड़ी, अभी तक मैं वो साड़ी पहनती हूँ, और जब भी पहनती हूँ सब कहते हैं क्या लाजवाब साड़ी है। शिखा ने मुझे एक मफलर भी दिया था, उसकी भी बहुत तारीफ होती है। हाँ भाई, भाभी सबसे बेस्ट है। मीनू को गुस्सा आने लगता है। हर वक्त शिखा 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 करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं। मीनू अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होती है। आज पूरा दिन सब इडली ही खाते हैं। अगले दिन शिखा मीनू से कहती है, मीनू आज तुम खाना बना लो, मुझे ना आज एक ऑर्डर देना जरूरी है। भाभी इडली बना लो क्या? अरे नहीं नहीं, कल ही तो सबने इडली खाई थी, वो भी पूरा दिन। अब रोज रोज यही थोड़ी ना खाते रहेंगे। तो फिर मैं डोसा बना लूं? जब से मैं आई हूं एक भी बार डोसा नहीं बना। हाँ डोसा बना ले, वो चलेगा। मीनू रसोई में जाती है और कहती है, ऐसा डोसा बनाऊंगी कि सब खाते रह जाएंगे और भाभी की इडली भूल जाएंगे। भाभी इडली का क्लाउड किचन चलाएंगी और मैं डोसे का। मीनू डोसा बनाती है और सबको परोसती है। मम्मी जी डोसा कैसे बना है? मैं भी ना भाभी की तरह डोसे का क्लाउड किचन खोलूंगी, जिसमें 70 तरह के डोसे मिलेंगे। मसाला डोसा, बटर डोसा, चीज डोसा और भी कई तरह के डोसे। बहू तू नहीं खोल पाएगी क्लाउड किचन, हर किसी के बस का नहीं होता ये। शिखा के हाथ के सांबर चटनी की बात ही कुछ और रहती है। बहू तुम्हें अभी वक्त लगेगा क्लाउड किचन खोलने में। डोसा ठीक ठाक बना है, उतना अच्छा नहीं है। अरे भाभी जो डोसा बनाती है उसका क्या कहना। भाभी आप मुझे एक डोसा बनाकर दो ना। हाँ देवा जी, इडली का बैटर बचा हुआ है, मैं रात में सबके लिए डोसा बना दूंगी। अभी मसाला तैयार करने में वक्त लगेगा ना। ठीक है, तो अब मैं सीधे रात में ही खाना खाऊंगा। जगह भी तो होनी चाहिए ना रात के लिए। मीनू इतनी मेहनत से सबके लिए डोसा बनाती है और सब शिखा के डोसा की तारीफ करते हैं। बेचारी मीनू का मन छोटा हो जाता है। रात को शिखा सांबर, चटनी और डोसा बनाती है और सब खाकर वाह वाह कर देते हैं। बहू तो अपने क्लाउड किचन में इडली के साथ डोसा भी रख। हाँ भाभी, उससे आपका काम और भी चलेगा और आगे बढ़ेगा जल्दी। शिखा मैं क्या कह रहा था कि तुम अपनी इडली का साइज ना थोड़ा बड़ा करो, जिससे 2 इडली में ही पेट भर जाए। अचानक से ऐसा क्यों कहा? ये मुझे लगा और मुझे 1-2 लोगों ने और कहा। वो शर्मा अंकल है ना जिन्होंने 100 इडली ली थी, उन्होंने कहा था कि इडली की साइज़ बहुत छोटी है, साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स जो खाने पर आए थे ना, जब मीनू यहाँ नहीं थी, उन्होंने भी यही कहा। सजेशन कोई दे रहा है तो मुझे उसे मानना ही होगा। आखिर कस्टमर भगवान होते हैं। शिखा इधर सोचती है कि वो इडली का साइज कैसे बड़ा कर ले, उधर मीनू सोचती है कि वो इडली का साइज बड़ा करके बनाएगी ताकि शिखा की जगह उसकी वैल्यू बढ़ जाए। उधर सुभाष की बहन कावेरी का फोन रीना को आता है। भाभी मैं कल आ रही हूँ, मुझे वहाँ डॉक्टर को दिखाना है। वैसे मुझे ना भारी खाना खाना मना है, तो बहुओं से कुछ हल्का ही बनवा देना। ठीक है दीदी। रीना शिखा और मीनू से कहती है, कल तुम्हारी बुआ सास आ रही है, तो कल उनके खाने का खास ख्याल रखना है तुम दोनों को, ठीक है? नाश्ते में कुछ हल्का ही बना देना। जी मम्मी जी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं जल्दी उठ जाती है और शिखा कहती है, मीनू तुम घर की साफ सफाई देख लो, मैं पोहे बना लेती हूँ। पोहे हल्के भी होंगे और बुआ जी को पसंद भी है। ठीक है भाभी। शिखा रसोई में चली जाती है और मीनू घर की साफ सफाई में लग जाती है। मीनू को गुस्सा आने लगता है। भाभी सबकी पसंद का खाना पहले ही बना लेती है ताकि कोई मुझे उनके आगे प्रेफरेंस ही ना दे। बुआ आ जाती है और सब बुआ के आगे पीछे करने लगते हैं। इतने में शिखा निकल कर आती है और कहती है, बुआ जी मैंने आपके फेवरेट पोहे बनाए हैं, ला दूं? हाँ बहू ला दे, तू ही तो मेरी असली बहू है जो मेरा ख्याल रखती है। खा लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। कावेरी पोहे खाती है और कहती है, एकदम मेरे मन लायक बने हैं। मीनू तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? बुआ जी मुझे सब कुछ बनाना आता है, क्या खाना है ये बताइए। बहू तुझे इडली बनाना आता है? हाँ बुआ जी मैं बना दूंगी।
वो क्या है ना, हल्की रहती है और टेस्टी भी। आजकल मुझे इडली बहुत पसंद आने लगी है। मैं सोच कर ही आई थी कि इडली ही खाऊंगी। शिखा ने तो इडली की वैरायटी का क्लाउड किचन खोल रखा है वही बना देगी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। मीनू देखती है कि शिखा झट से इडली बनाकर बुआ जी को खुश कर देगी, तो तुरंत मीनू कहती है, इडली तो मैं ही बनाऊंगी। मुझे बहुत मन है कि बुआ जी के लिए मैं कुछ बनाऊं। हाँ कोई नहीं, तुम्हें बना लो, इसी बहाने हम भी चख लेंगे कैसी इडली बनाती हो तुम। कावेरी नाश्ता करके कहती है, शिखा, तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। ठीक है बुआ जी। शिखा और कावेरी डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ मीनू बहुत खुश होती है। शिखा भाभी बहुत तेज है, सब कुछ खुद करके महान बनना चाहती हैं लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बार मैं बड़ी बड़ी इडली बनाऊंगी जैसा भैया ने कहा था, और सबका दिल जीत लूंगी। कम से कम एक बार तो मेरी तारीफ हो। इडली कैसी बड़ी बनाए इसके बारे में मीनू सोचने लगती है। भैया ने कहा था इडली बनाओ ऐसी कि 2 खाकर ही पेट भर जाए। डोसा तो 1 खाकर ही पेट भर जाता है, क्यों ना मैं डोसा के बराबर की इडली बनाऊं ताकि एक ही में पेट भर जाए। इस पे सोचना क्या है, बना ही लेती हूँ। मीनू रेडीमेड बैटर घोल के रखती है। 2 घंटे इसे छोड़ देती हूँ, फिर बनाऊंगी। 2 घंटे बाद मीनू रसोई में जाती है। इडली तो इडली स्टैंड में बनी नहीं पाएगी, पतीले में बनाना पड़ेगा। मीनू एक बड़ा सा पतीला लेती है और उसमें पानी गर्म करने चढ़ा देती है। इधर पानी गर्म होता है और उधर डोसा के बराबर प्लेट में मीनू इडली का बैटर डालती है। अब बनेगी मेरी स्पेशल डोसा बराबर इडली। जैसे ही पानी गर्म होता है, मीनू उसमें एक चालनी रखकर उस पर बैटर का प्लेट रख देती है। 10 मिनट में भाप से इडली तैयार हो जाएगी। बुआ जी आती होंगी, उन्हें गर्मा गर्म खिला दूंगी। इधर इडली तैयार होती है, उधर मीनू और शिखा आ जाते हैं। आज मीनू शिखा की स्टाइल से अपना इडली सांभर बनाती है। कावेरी आते ही कहती है, भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहू से कहो इडली लगा दे। जब से आप गई है वो इडली बनाने में ही लगी है। बहू, इडली लगा दे सबके लिए। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। मैं आती हूँ बुआ जी। मीनू तब से लगी है, उसकी मदद कर देती हूँ। शिखा जैसे ही रसोई में जाती है, मीनू उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है। भाभी, अब बैठो, मैं ला रही हूँ, आज मेरी ड्यूटी है। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ बाबा। शिखा चली जाती है और मीनू सबका खाना लगाकर टेबल पर रख देती है। इडली देखकर सबको धक्का लग जाता है और कावेरी कहती है, ये इडली है? लग तो नहीं रहा। बहू, मुझे हल्का खाना था इसलिए मैंने इडली कहा था, तुमने इतना भारी बना दिया। बुआ जी ये भारी नहीं है, बस साइज में बड़ी है, एक में ही पेट भर जाएगा और खाने में ना एकदम सॉफ्ट और हल्की है। डोसा बराबर इडली है। इसे खाने के लिए तो हिम्मत चाहिए। बहुत तेरा दिमाग तो ठीक है ना, कोई ऐसी इडली कैसे खाएगा? मम्मी जी ये कुछ अलग है, भाभी इसे अपने क्लाउड किचन के मेनू में ऐड भी कर सकती हैं। तब तो शिखा का किचन बन ही जाएगा भाई। बाप रे बाप, इसे कौन ही खाएगा? मुझे तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें पसंद ही नहीं है। मीनू, तुम ना भाभी जैसा कभी बना ही नहीं सकती हो कुछ। मीनू का चेहरा उतर जाता है। कावेरी उसे दुखी देखकर एक कोर खाती है और कहती है, बहू, बहुत सॉफ्ट इडली है, कोई भी खा सकता है, जिसके दांत ना हो ना वो भी खा सकता है। खा के तो देखो सब। सब खाते हैं और सबको पहली बार मीनू के हाथ का कुछ पसंद आता है। बहू, तुमने ठीक ही कहा था, एक में ही पेट भर गया। डोसा बराबर इडली है। तुम YouTube पर अपना चैनल बना बना कर इसी तरह कुछ अलग डालो, देखो कैसे तुम रातों रात चमक जाओगी। सच में बुआ जी? नहीं तो क्या, ले, तेरे हाथों से पहली बार कुछ खाया है। कावेरी मीनू को 1100 रुपये देती है और सब उसके डोसे बराबर इडली की बहुत तारीफ करते हैं। मीनू इतनी खुश हो जाती है कि अगल बगल के सब लोगों को खाने बुला लेती है। सब कोई मीनू की इडली की बहुत तारीफ करते हैं। शिखा देख ले, तेरी देवरानी तुझसे आगे निकल गई है। तूने तो इडली का क्लाउड किचन खोला है, उसने तो नई डिश तैयार कर दी। अरे अच्छी बात है ना। तो सब खाकर चले जाते हैं। पूरा दिन मीनू एक पैर पर खड़ी रहती है। सही मायने में आज उसकी पहली रसोई होती है। रात को जब मीनू अपने कमरे में जाती है तो वो बुआ जी की बात पर सोचने लगती है। मुझे सही में अपना चैनल बनाना चाहिए, जैसे बुआ जी कह रही थी।
मीनू उसी वक्त अपना चैनल बनाती है और इडली बराबर डोसा का वीडियो अपलोड कर लेती है। अगले दिन उस वीडियो पर इतने लाइक आते हैं कि पूछो मत। एक ही रात में मीनू की डोसा बराबर इडली चमक जाती है और मीनू स्टार बन जाती है। ये देखकर शिखा मीनू से कहती है, मीनू डोसा बराबर इडली मुझे ऐड करनी है अपने मेनू में, अपने क्लाउड किचन में। तुम मुझे सिखा दोगी ना? डोसा बराबर इडली शिखा के मेनू में शामिल हो जाता है और अब डोसा बराबर इडली के ही ऑर्डर आते हैं जो कि मीनू और शिखा मिलकर बनाती है। अरे निक्की बेटा, ये सज धज के तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी है, जरा बताओगी मुझे? मम्मी एक्चुअली मेरा फ्रेंड है ना रोहित, आज उसकी बर्थडे पार्टी है। हम सारे फ्रेंड्स वहीं जा रहे हैं। 2-3 घंटे में लौट आऊंगी। अरे क्या जरूरत है ये लड़कों से दोस्ती वोस्ती करने की? अरे लड़कियां लड़कों से दोस्ती करते हुए अच्छी नहीं लगती। तो कोई बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी। अरे यार मम्मी, हम इतने दिन से पार्टी की तैयारी कर रहे थे और रोहित मेरा सिर्फ दोस्त है, बाकी लड़कियां भी तो आएंगी ना। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तू किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी और आज के बाद किसी लड़के दोस्त का नाम नहीं सुनूंगी मैं। अब और कोई बहस नहीं। इतना बोलकर प्रियांशी कमरे से बाहर चली जाती है। क्या यार, मम्मी ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। सिर्फ एक बर्थडे पार्टी तो थी, मैं कौन सा किसी से फ्लर्ट करने जा रही थी। कॉल करके फ्रेंड को मना कर देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन प्रियांशी को उसके घर एक फंक्शन में जाना था। अरे निक्की, तेरी खुद की शादी है क्या जो मुंह पे इतना मेकअप लगा रही है? लड़कियों पे इतना मेकअप जचता है क्या? मम्मी बस ये मस्करा और लगा दूं, फिर कंप्लीट हो जाएगा मेरा मेकअप। कोई मशकरा और कोई ब्लशर नहीं लगेगा। जाकर मुंह धो ले। अरे बहू, तू तो बच्ची के पीछे ही पड़ गई है। आजकल की लड़कियां कितना मेकअप करती है, करने देना, क्या हो गया? हाँ भाभी, करने तो ना, क्या हो गया? शादी में जा रहे हो आप लोग, निकी भी तो सुंदर लगनी चाहिए ना। यार चाची, आप ही समझाओ ना मम्मी को, हर चीज पे रोक टोक करने लगी है जब से मैं थोड़ा बड़ी हुई हूँ। मेकअप करने से कौन सा पाप लग जाता है? सुना और मम्मी जी, आप दोनों इसे सर मत चढ़ाइए। अरे मेकअप करके शादी में जाएगी तो 10 लड़कों की नजर इस पर पड़ेगी और मैं नहीं चाहती कोई मेरी बेटी को गलत निगाहों से देखे। पर मम्मा, मैं किसी को दिखाने मेकअप नहीं कर रही हूँ। मैं खुद के लिए सजना चाहती हूँ, तैयार होना चाहती हूँ। मेरी उम्र की हर लड़की सजती संवरती है, मेकअप करती है, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे अच्छा लगता है मम्मी। निक्की सही तो कह रही है भाभी, वो अभी सिर्फ 16 साल की तो है, इतनी रोक टोक उस पर अच्छी नहीं है। मैंने बोल दिया ना, सुना? निक्की मेरी बेटी है, मैं उसे अपने तरीके से ही रखूंगी। मैं मेरी बेटी को बिगड़ने नहीं दूंगी। जाने की, मुंह धोकर आ, हमें जाने के लिए लेट हो रहा है। ये सुनकर निक्की, सास और सोना तीनों का चेहरा उतर जाता है। ठीक है मम्मी, धो देती हूँ, पर आप याद रखो, मेकअप किसी को दिखाने या रिझाने को नहीं होता। अपने मन की खुशी, अपना कॉन्फिडेंस भी कोई चीज होती है। निक्की उदास और दुखी होकर मुंह धो लेती है और प्रियांशी उसे लेकर फंक्शन में चली जाती है। अरे सोना बहू, जब तुझे पता है कि प्रियांशी बहू अपने ही मन की करेगी तो क्यों उसे कुछ कहती है? मुझे निक्की की फिक्र होती है मम्मी जी। अगर प्रियांशी भाभी का बर्ताव निक्की को लेकर ऐसा ही रहा तो निक्की उनके हाथ से निकलकर उनके खिलाफ हो जाएगी, या तो ये रोक टोक उसके लिए जिंदगी भर के लिए घुटन बन जाएगी। क्या कर सकते, आप समझा ही सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। उधर निक्की और प्रियांशी फंक्शन में पहुंच जाते हैं जहां निक्की की कजिन पहले से होती है। अरे निक्की, तेरे मामा की बेटी की शादी है और तू यहाँ बिना मेकअप के आई है, और घर के फंक्शन में ऐसे कौन आता है? वो दरअसल बहुत गर्मी है ना, मेकअप स्टे ही नहीं करता गर्मी में, इसलिए मैं बिना मेकअप के आ गई। अच्छा मजाक था निक्की, वैसे पार्लर भी होते हैं, उनका मेकअप लंबा चल जाता है। खैर, पार्टी अटेंड करने की तमीज ना हो तो घर में ही रह लिया करो, क्यों अपना मजाक बनवाती हो? रिया उस पर हंसकर चली जाती है। आज मम्मी की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, मैं आज के बाद मम्मी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उधर प्रियांशी की नजर अपनी 2 सहेलियों पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो गजब ही हो गया। अरे वो है ना मेरी पड़ोसन शालू, उसकी बेटी थी 16 साल की। अरे इतनी सी उम्र में भाग गई किसी के साथ। क्या सच में? अरे उस लड़की की चाल चलन तो पहले से ठीक नहीं थी, उसकी अदाएं नहीं दिखती थी। माँ बाप ने खुली छूट जो दी हुई थी, इतना मेकअप करते थे, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, ये तो होना ही था। सही कह रही हो बहन। अरे ये उम्र होती है बिगड़ने की, सारी गलती माँ बाप की होती है।
वो बिगड़ने क्यों देते हैं अपने बच्चों को? ये सब सुनकर प्रियांशी की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। हे भगवान, सिर्फ 16 साल की लड़की और इतना बड़ा कांड। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बेटी निक्की को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं उसके साथ बिल्कुल सही रहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और उसके बाद प्रियांशी निक्की के साथ और भी सख्त हो जाती है। शाम के 7 बज रहे हैं और तू अब घर आ रही है निक्की? ये कोई समय है घर में आने का? मम्मा वो कॉलेज गई थी, फिर ट्यूशन और थोड़ी देर को फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना मम्मा। अरे पढ़ाई पे फोकस करना होता है या दोस्तों के घर जाने पर? और सीधा घर क्यों नहीं आई? तुझे क्या बोला था सीधा घर आना? किसी के घर जाने की क्या जरूरत थी? मम्मा आप फिर से आते ही शुरू हो गई। अरे दोस्त के घर चले गई तो क्या हो गया, थोड़ा काम था। कम से कम सच तो बोला, मैंने झूठ तो नहीं बोला। तो तू अपनी माँ से झूठ बोलने का सोच रही है? हैं? तेरा भला ही चाहती हूँ ना मैं, ताकि तुझ पे बुरे लोगों की संगत का असर ना पड़े। आज के बाद सीधा कॉलेज से घर आना है। ठीक है मम्मा। निक्की कमरे में चली जाती है। भाभी अभी अभी निक्की थक कर आई थी, भूखी थी, आते ही ये सब करने की क्या जरूरत थी? सहेली के घर चली भी गई तो क्या हो गया? अरे इसकी बुद्धि में घुसे तब ना। मेरी पोती का जीना हराम किया हुआ इसने। उसे घुट घुट के जीने को मजबूर क्यों कर रही है? आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं, मैं भी उसका भला ही चाहती हूँ। भला चाहती है, हैं? बुरा चाहती है। देखती नहीं है हर समय कैसी बुझी बुझी सी रहती बेचारी। मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि निक्की बुरे और गलत माहौल को चुने या गलत लोगों के चक्कर में पड़े। इसीलिए बस आजकल के माँ बाप को थोड़ी सख्ती करनी ही पड़ती है। मैं बस वही कर रही हूँ। पर ये तरीका सही नहीं है भाभी। बच्चे ऐसे काबू में नहीं आते, उल्टा बागी हो जाते हैं। हाँ, तुम्हारे तो जैसे 10 बच्चे हो गए हैं, तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है। बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ भाभी? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, चीज़ों की नाजुकी को समझती हूँ। ये सब ना निक्की पे अच्छा असर नहीं डाल रहा। मेरी बेटी है, मैं देख लूंगी, तुम उसकी चिंता ना करो। तुम अपने काम से काम रखो ना, सुना? ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। प्रियांशी की सख्ती और इनसिक्योरिटी और भी बढ़ती जाती है। हाँ स्नेहा। अच्छा रोहित, हाँ बात करवाओ ना, बड़े दिन हो गए उससे बात किए हुए। निक्की किससे बात कर रही है? तुझे कितनी बार समझाया है कि हर समय फोन से चिपकी मत रहा कर। ला फोन मुझे दे। अरे मम्मी, हर जगह जाना तो बंद करवा दिया आपने, अब कॉल पर भी बात नहीं कर सकती क्या? कोई जरूरत नहीं है। अरे ये लोग खाली बैठे हुए हैं, तू पढ़ाई कर। और जरा मुझे शीला दीदी का फोन लगा कर दे, इतने समय से बात ही नहीं हुई उनसे। ठीक है मम्मा। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद प्रियांशी ने निक्की का कॉलेज भी प्राइवेट करवा दिया था, जिसके बाद निक्की डिप्रेशन में रहने लगी। करीब 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन, अरे निक्की कहाँ जा रही हो? अब तो कॉलेज भी प्राइवेट हो गया, ट्यूशन वाली मैम को तो घर पे ही लगवा दिया है। अब कहाँ चली सवारी? नहीं मम्मी, दरअसल आज मन अजीब सा था तो सोचा मंदिर हो आऊं। लौटते समय अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीद लाऊंगी, मन अच्छा हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है निक्की बेटा, जा जाकर शॉपिंग कर ले। पर ध्यान रहे, ज्यादा छोटे कपड़े नहीं लाने हैं। पूरी तरह से उसमें कवर हो जाओ ना, ऐसे ही कपड़े खरीदना। जी मम्मा, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। ये सब रसोई में काम करते हुए सोना देख रही थी। हमेशा तो निक्की प्रियांशी भाभी की बात पर गुस्सा करती है और आज इतने प्यार से मान रही है। और निक्की जिसे एक मॉडल की तरह जीना था, उसे मंदिर जाना है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। निक्की घर से निकल जाती है। सोना भी चुपके से उसके पीछे पीछे निकल जाती है। कुछ दूर जाकर निक्की के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। आओ निक्की, जल्दी से बैठो, इससे पहले कोई देख ले। हाँ जल्दी चलो, आज तो ग्रैंड प्लाजा मॉल में चलते, खूब मजे करेंगे। और स्नेहा, तू मेरी ड्रेस लाई है ना? हाँ सब लाई हूँ, ड्रेस भी और मेकअप भी। तो मॉल में ही चेंज कर लियो। हे भगवान, निक्की तो मार्केट और मंदिर का बोलकर आई थी, फिर ये इस लड़की और लड़के के साथ मॉल क्यों जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। वो लोग मॉल पहुंचकर खाना ऑर्डर करके बैठ जाते हैं। सोना भी उन लोगों के पीछे वाली टेबल पर बैठ जाती है। हे भगवान, घर से तो निक्की सिंपल कपड़ों में निकली थी और बिना मेकअप के, और अभी ये मॉडल वाली ड्रेस और इतना मेकअप। हे भगवान, देखना पड़ेगा क्या बात है। सोना उनकी बातें सुनने लगती है। अरे यार, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। तू तो जैसे हम दोस्तों को भूल ही गई है निक्की।
अरे बेवफा दोस्त निकली तू यार। रोहित सही कह रहा है। तेरा लाइफ एंजॉय करने का दिल नहीं करता क्या? आजादी का दिल नहीं करता? घर में रह रह कर बोरिंग कपड़े पहन पहन कर घुटन नहीं होती तुझे? होती है यार, बहुत घुटन होती है। और सच कहूँ तो अब मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की कि मैं उनकी एक अच्छी बेटी बन पाऊँ, उनकी सारी बातें मानूं। तो फिर अब क्या हुआ? दरअसल मेरी मम्मी मुझे जो संस्कार देना चाहती है ना, मैं उन पर खरी उतरना चाहती हूँ। पर अब जो मम्मी कर रही है वो संस्कार के नाम पर घुटन है। मुझसे मेरी आज़ादी छीन रही है वो। अरे अगर मैं लड़कों को दोस्त बनाती हूँ तो क्या मैं कैरेक्टरलेस हो गई? नहीं ना। अगर मैं छोटे छोटे कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनना चाहती हूँ तो क्या मैं गलत हो गई? अगर मैं मेकअप करके अच्छी दिखना चाहती हूँ तो क्या मैं वो लड़कों को रिझाने या दिखाने के लिए कर रही हूँ? नहीं ना। ओ गॉड निक्की, तेरी मम्मी तो एकदम विलन बनी हुई है। अरे आज के दौर में ऐसे अपनी बेटी को कैद करके कौन रखता है? वही तो स्नेहा, मेरी मम्मी ने मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली है। इसलिए अब जब वो मुझे नहीं समझना चाहती तो मैं भी उनको नहीं समझाऊंगी। मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी और घुट घुट कर नहीं मरूंगी। सही कहा निकी, तेरा मन साफ है तो तू खुलकर अपनी जिंदगी जी। आज तो मौज कर ले, तुझे इतना घुमाएंगे कि तेरी सारी घुटन सारी टेंशन मिट जाएगी। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाते हैं और सोना घर आ जाती है। सुना, वैसे तो हमेशा बड़ा बक 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 करती रहती है, आज इतनी चुप क्यों है? वो दरअसल कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है इसलिए। बस इतनी सी बात। चल मैं तेरे लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ भाभी प्लीज। कई घंटे बाद जब निकी घर आई तो अरे ये तो फिर से वही सादे वाले कपड़ों में है। अब निक्की अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए झूठ का इस्तेमाल करने लगी है। पर मैं अभी ये बात भाभी को नहीं बता सकती, वरना वो पता नहीं निक्की के साथ क्या कर दे। 2 दिन बाद निकी किसी से फोन पर बात कर रही थी जिसे सोना सुन लेती है। हाँ वो अपना प्लान एकदम सेट है, मैं मम्मी को मैनेज कर लूंगी। आज तो हम लोग रोड ट्रिप पे जाएंगे। मौसम भी रिमझिम का सा है, खूब मजे करेंगे। मम्मी को तो मैं कोई ना कोई बहाना दे दूंगी। तू बस सब दोस्तों को रेडी रखना, आज तो उधम मचा देंगे। ठीक है, तू टाइम पे आ जाना, ज्यादा देर मत करना। अरे ठीक है रखती हूँ, चल कहीं कोई सुन ना ले। निक्की बाहर आकर प्रियांशी के सामने आकर कहती है, मम्मी वो मेरी टीचर है ना, उनका कॉल आया था। मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रही है, मुझे उनके पास जाकर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम भी आने वाले हैं ना। पढ़ने जाना है? अरे आती तो है तेरी टीचर घर पर ही, क्या जरूरत है कहीं जाने की? लड़कियां घर में ही सही रहती है। नहीं मम्मी, बात यहाँ पढ़ाई की है। वो बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, बस 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ज्यादा समय लगाना तो टीचर को कॉल करके खुद पूछूंगी। ठीक है मम्मी। बस फिर क्या था, प्रियांशी की सख्ती और पाबंदियों ने निक्की के अंदर घुटन भरती थी। अब तो उसका हर तीसरे दिन का हो गया था। वो प्रियांशी से ऐसा कोई बहाना बनाती जिससे प्रियांशी ना भी नहीं कर पाती। घर से बाहर निकलती, कपड़े बदलती और मेकअप करती, खूब घूमती फिरती। ये सब रोज सोना देख रही थी। 1-2 बार का हो जाए तो कोई बात नहीं, अब निक्की का तीसरे दिन का हो गया ये सब। घूमने फिरने तक तो ठीक है, पर इससे आगे बढ़ गई तो प्रियांशी भाभी को तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोना कुछ सोचकर प्रियांशी के पास जाती है। क्या हुआ सोना, बड़ी परेशान लग रही हो? देवर जी से झगड़ा हो गया है क्या? भाभी अगर आप मुझे अपना परिवार मानती हो तो मेरी एक बात मानोगी? मानती हूँ का क्या मतलब है? अरे तू देवरानी है मेरी, मेरा परिवार है। पता क्या हुआ? निक्की आपसे दूर हो रही है भाभी। आपकी पाबंदियों ने, रोक टोक ने उसे आपसे दूर कर दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? रोक टोक जरूरी है सोना, बस इसलिए मुझसे थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं भाभी, निक्की आपसे दूर हो चुकी है। आप मुझसे वादा करो, जो सच मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आप निक्की को कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप निक्की को खो दोगे। ऐसा भी क्या हो गया? देख अब मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा, बता क्या बात है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बस। तो सुनो भाभी। सोना निक्की का पूरा सच प्रियांशी को बता देती है, जिसे सुनकर प्रियांशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं आपसे कहती थी ना भाभी कि इतनी रोक टोक मत करो, ये घुटन बन जाती है और घुटन में कोई नहीं जी पाता।
इसलिए सांस लेने का कोई ना कोई रास्ता इंसान ढूंढ लेता है। और निकी ने भी आपके खिलाफ जाकर चोरी से अपनी जिंदगी जीने का रास्ता अपनाया। ये सुनकर प्रियांशी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी ही निकी के मन को घोट दिया। उसे बिगड़ने से बचाना चाहती थी और मेरी बेवकूफी की वजह से वो गलत रास्ते पर निकल गई। तू सही कहती थी सोना, मैंने तेरी एक नहीं सुनी। निकी गलत रास्ते पर निकली नहीं है, निकल सकती है भाभी। इसीलिए उसे एक माँ की तरह नहीं, दोस्त की तरह ट्रीट करो। उसे पूरी आज़ादी दो, लेकिन संस्कार के दायरे में। देखना वो अपनी हद फिर कभी नहीं भूलेगी। तू सही कह रही है सोना, मैं अपनी बेटी की दोस्त बनूंगी। अब मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। तू जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बस इसके बाद क्या था, प्रियांशी ने निक्की को हर चीज की छूट दे दी। ये देख निक्की, मैं तेरे लिए कितना सारा मेकअप का सामान लाई हूँ और नई ड्रेस भी। आज शाम को सोना के घर पे दावत है, यही पहनकर चलना। हाँ, मेकअप और मेरे लिए? ओ माय गॉड, इतनी सुंदर ड्रेस! मैं ये पहन सकती हूँ मम्मा? और मैं मेकअप भी कर सकती हूँ? हाँ बेटा, अब मैं समझ गई हूँ कि मैं तेरे साथ गलत कर रही थी। बेटियों को अगर आज़ादी दी जाए तो बेटियां भी उनकी हद जानती है, उनको कभी पार नहीं करती। आज से तुम मेकअप भी कर सकती है और अपने दोस्तों के साथ घूम भी सकती है। थैंक यू मम्मा, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। बस फिर क्या था, निक्की भी बाकी लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगी थी और प्रियांशी तो उसकी दोस्त जैसी हो गई थी। और एक दिन, अरे निक्की, कल का प्लान है, कल हम लोग क्लब में जाने वाले हैं। तो अपनी मम्मी को क्या बहाना देगी? बड़ा मजा आएगा यार। सॉरी स्नेहा, पर अब मैं चोरी से कहीं नहीं जाऊंगी। पहली बार मेरी मम्मी मुझ पर भरोसा करने लगी है। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। चल रखती हूँ फोन। अरे पर, ओह गॉड, कॉल ही कट करती। निक्की सीधा पूरे परिवार के सामने आकर रोने लगती है। मम्मी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पहली बार आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए आपको सच बताना चाहती हूँ। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। निक्की घर से चोरी से बाहर जाने वाली बात प्रियांशी को बता देती है। माफी तू मत मांग, गलती तो मुझसे हुई है। मैं पहले से सब जानती हूँ बेटा। अगर तूने ऐसा किया तो उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैं ही अपनी बेटी पर भरोसा करना भूल गई थी। शुक्र है तुझ मंद बुद्धि को अकल तो आई। अरे मेरी पोती को कैद करके रखा था। आने की बेटा, तू अपनी चाची को थैंक यू बोल। आज उसी की वजह से ये सब हो पाया है। थैंक यू चाची, और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद आप में से किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की, जहां दामिनी अपने पति संजीव, बेटे मोहन, बहू रजनी और बेटी तनु के साथ रहा करती थी। कोई भगवान का भक्त मुझे एक गिलास चाय पिला दे। एक गिलास नहीं, एक कप चाय होती है। अच्छा ऐसी बात है तो एक कप चाय ही दे दो। अरे आपको तो वक्त बेवक्त चाय चाहिए होती है। चाय का कोई वक्त नहीं होता जी। आप चिंता न करिए पापा जी, मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय। भगवान तेरा भला करे बहू, और भगवान सबको ऐसी ही बहुत है। आहा, मक्खन लगाना तो देखो जरा। अरे आप लोग झगड़िए मत, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तभी तनु कमरे से तेजी से निकलती है और रजनी का हाथ पकड़ती है। मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी भाभी? ये तनु है ना, स्पेशल टी मास्टर। देखिए आज क्या कमाल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना। लेकिन तनु रजनी की एक नहीं सुनती और भागकर चली जाती है रसोई में। बर्तन की खटपट, गैस की सिसकारी और चाय की खुशबू हवा में फैल जाती है। रजनी मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। कितना प्यार है इन दोनों में, सच्ची किसी की नजर ना लगे। चाय, हंसी और प्यार के मीठे लम्हों से घर महकता रहा। तनु और रजनी की जोड़ी तो जैसे सीता और गीता हो गई थी। इसी बीच एक दिन तनु के अचानक रिश्ते की बात चली। तनु बेटा, एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। नाम है विनोद। उसकी माँ सरोज जी आज आ रही है देखना। मम्मी मैं तो घबरा रही हूँ, क्या पता मैं उन्हें पसंद आऊं या नहीं। अरे तनु, आप तो जैसी हैं वैसी ही अनमोल हैं। जिसे आप न पसंद आए वो दुनिया का सबसे बड़ा घाटे का सौदा करेगा। सही कहा रजनी ने, मेरी बेटी लाखों में एक है।
उसी शाम विनोद अपनी माँ सरोज के साथ तनु को देखने आया। सरोज तनु को देखते ही बोली, अरे यही है तन्नू, बिल्कुल देवी है देवी, हमें तो पहली ही नजर में पसंद आ गई। मम्मी मैं भी यही कहने वाला था। थैंक यू सो मच। सभी खुश हो जाते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में शादी की धूमधाम शुरू हो जाती है। मेहंदी, संगीत, हल्दी से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। तनु दुल्हन बनती है तो हर आंख भीग जाती है। बेटा तू तो मेरी धड़कन थी, अब किससे कहूंगी दिल की बात, किससे लड़ूंगी, किसके साथ हंसूंगी। तनु, ये घर आपके बिना बिल्कुल सूना हो जाएगा। काश मैं आपको हमेशा के लिए रोक सकती, लेकिन हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। आप लोग कैसे रहोगे मेरे बिना? भाभी, मम्मी, ये घर, ये आंगन, सब कुछ। बेटा लड़कियां पराया धन होती है, जैसे तू अब किसी और घर को रोशन करने जा रही है। मोहन तुम भी तो कुछ बोलो। क्या बोलूं मैं, खुश रहना तनु। भैया। विदाई हो जाती है। तनु कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन उसकी सिसकियां पूरे मोहल्ले को रुला देती है। तनु की विदाई के बाद घर जैसे वीरान हो गया। दामिनी हर कोने में तनु की याद ढूंढती थी। संजीव चाय भी चुपचाप पीते थे और मोहन तो गुमसुम हो गया था। लेकिन इन सबके बीच रजनी ने एक स्तंभ की तरह सबको संभाला। आप लोग चिंता न करें, हम लोग तनु से मिलने जरूर जाते रहेंगे। वो बहुत खुश रहेगी और हम सबका प्यार उन्हें हमेशा मिलेगा। सही कह रही हो रजनी। तनु की विदाई को अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो अपने नए घर, नए रिश्तों और नए माहौल को अपनाने की कोशिश कर रही थी। ससुराल में सबने उसका स्वागत खूब प्यार से किया था। विनोद तो जैसे हर पल उसका ध्यान रखते थे, उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। पर मन के किसी कोने में एक छुपा सा दर्द था, मायके को छोड़ने का दर्द। क्या सोच रही हो महारानी, इतने सुबह सुबह चुपचाप? बस कुछ नहीं, वो मम्मी की याद आ रही थी। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। वैसे भी तुम्हारी हंसी इस घर की सबसे प्यारी चीज है, उसे कभी दूर मत होने देना। तनु मुस्कुराई, आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। शुरुआती दिन जैसे सपनों की तरह बीते। तनु हर काम को हंसते हुए करती, हर रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश करती। लेकिन समय के साथ तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। एक सुबह तनु हल्के से करवट बदलते हुए उठी। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला था। जैसे ही वो बाथरूम की ओर बढ़ी, अरे बहू, ये क्या तरीका है घर चलाने का? 8 बज गए हैं और अभी तक तुम उठी नहीं? मम्मी जी, मैं तो 6 बजे ही उठ गई थी, बस थोड़ी देर बिस्तर पे लेटी रह गई थी। लेटी रह गई थी? हमारी बहुओं को क्या रानी महारानी समझ लिया जाए? रात को तो तुमने ही सबको देर से सुलाया और अब सुबह भी तुम ही आराम फरमा रही हो। तनु को जैसे किसी ने बीच सड़क पर थप्पड़ मार दिया हो। वो स्तब्ध थी, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, चुपचाप किचन में चली गई। एक दिन तनु ने सोचा कि कुछ काम जल्दी निपटा लिया जाए। उसने बाथरूम से सारे कपड़े निकाले और वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तभी सरोज बाहर से लौटी। तूने कपड़े मशीन में डाल दिए? जी मम्मी जी, सोचा जल्दी हो जाएगा। तू सोचने वाली होती कौन है? हमारे जमाने में बहुएं हाथ से कपड़े धोती थी और तुझे आराम चाहिए हर जगह। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तनु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके लिए ये सब अनजाना था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाली सास अचानक कितनी बदल क्यों गई। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन किया। मम्मी, मुझे नहीं पता क्या हो गया है, मम्मी जी को एकदम से बदल गई है। हर बात पर चिल्लाती है, अपमान करती है। अरे अरे मेरी बच्ची, तू रो मत। कभी कभी मूड खराब होता है, तू बुरा मत मान। आखिर वो तेरी सास है, माँ जैसी। तभी दामिनी ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। पास में बैठी रजनी सब सुन रही थी। अरे तनु, आप इतना सोच क्यों रही हो? उनकी बातों को दिल पर मत लो। जैसा कहती हैं वैसा करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं कोशिश करूंगी। भगवान तुझे शक्ति दे बेटा, तेरा दुख मेरा दुख है। दामिनी को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था, जो इस मुश्किल घड़ी में उसकी बेटी का साथ दे रही थी। मगर उसे क्या पता कि ये सारी बातें सिर्फ दिखावा थी।
क्योंकि उधर रजनी अपने कमरे में जाती है और अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। वाह, बहुत मजा आ रहा है। बड़ी बनी फिरती थी मेरी सासू माँ की प्यारी बेटी। अब समझ में आ रहा होगा उसे कि बहू बनना कैसा होता है। अभी रिया को कॉल करती हूँ। वो फटाफट मोबाइल उठाकर कॉल लगाती है। हेलो रिया, सुनो, तुम्हें याद है ना मेरी ननद तन्नू? अरे हाँ, वही जो बड़ी आदर्श बहू बनने चली थी। अब उसकी हालत देखो, उसकी सासू माँ ने नाक में दम कर रखा है। अरे वाह, मजा आ गया, तूने तो बदला ले लिया। अरे अभी तक शुरुआत है जानू, आगे आगे देखो होता है क्या। रजनी के चेहरे पर एक विषैली मुस्कान थी और दूसरी तरफ तनु अपने आंसुओं में भीगे तकिए पर चुपचाप लेटी थी। रजनी फोन पर बात करके मुस्कुराती है। कॉल कट होते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो याद करती है वो समय जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। भाभी जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सच कहूँ तो घर में रौनक सी आ गई है आपके आने से। अरे नहीं तनु, तुम सबका प्यार है, वरना मैं तो नर्वस ही थी। भगवान करे मेरे बहू बेटे की जोड़ी सदा सलामत रहे। चलो चलो अंदर आओ, बहू के स्वागत की तैयारी पूरी करनी है। रजनी की आंखों में चमक, मुस्कुराहटे, सब कुछ खुशनुमा। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलता। रजनी ने एक दिन दामिनी के लिए खास पसंद से खाना बनाया होता है। सबको खाना परोसा गया। दामिनी खाने का पहला निवाला लेती है। वाह, मेरी बहू तो कमाल का खाना बनाती है। तभी तनु धीरे से उनके पास जाकर कान में फुसफुसाती है। मम्मी, आपको ये तरी सूखी से नहीं लग रही? मुझे तो लगा था आप अपनी रेसिपी से बनवाएंगी। पता नहीं, भाभी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। दामिनी चौंकती है, फिर सीधा रजनी की तरफ देखती है। रजनी, ये क्या बना है? मेरी रेसिपी समझाई थी ना, फिर भी अपनी मर्जी चलानी है। अब सासू माँ की बात भी ना मानो तुम। मम्मी जी, मैंने तो वही बनाया था जैसे आपने बताया था। शायद कुछ गलती हो गई है। कोई बात नहीं भाभी, होता है। लेकिन अगली बार मम्मी जैसा कहे वैसा ही कीजिएगा। रजनी का चेहरा उदास हो जाता है, मगर वो कुछ नहीं कहती। एक दिन दामिनी ने कहा होता है कि रजनी कहीं ना जाए, लेकिन उसी दिन रजनी मार्केट चली जाती है। दरअसल दामिनी के लिए ही साड़ी लाने, पर उसके घर लौटते ही तनु मौके पर झपटती है। मम्मी, आपने कहा था भाभी को बाहर नहीं जाना, लेकिन देखे तो सही, बिना बताए शॉपिंग करके आ गई। अब तो वो आपकी बात को अहमियत ही नहीं देती। दामिनी फुफकारते हुए रजनी के पास गई। रजनी, ये क्या तरीका है? तुम्हें मना किया था, फिर भी घूमने चली गई। मम्मी जी, वो दरअसल आपके लिए ही साड़ी लेने गई थी। अब बहू अपनी सास से भी झूठ बोलेगी? तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। मेरी बहू बनकर रहना सीखो। रजनी की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर फिर भी वो चुप रहती है। एक शाम रजनी ने खाना देर से परोसा होता है, क्योंकि गैस की सप्लाई में दिक्कत थी। तनु मोहन के पास जाकर भड़काती है। भैया देखिए ना, भाभी को आपकी भूख का कोई ख्याल ही नहीं है। कब से बैठे हैं आप भूखे, और भाभी को टाइम का होश ही नहीं। मोहन भड़क जाता है। रजनी, थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकती? क्या जरूरी था उस वक्त टीवी देखना? टीवी? नहीं तो मोहन जी, गैस नहीं आ रही थी इसलिए। दामिनी भी आ जाती है और बिना बात सुने झल्ला उठती है। एक काम नहीं होता इस लड़की से। अब ससुराल में रह रही हो, अपने पति का ख्याल रखना सीखो। रजनी चुप रहती है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसे तनु की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, आप तो कुछ नोटिस ही नहीं करती हो खुद से, सब मुझे ही बताना पड़ता है आपको। जरा आप भी भाभी पर नजर रखो। हाँ, तो सही कह रही है। रजनी दीवार के पीछे से सब सुन रही थी। उसकी आंखें जलने लगती है, चेहरा कठोर हो जाता है। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है तनु, पर अब बहुत हो गया। अब तुझे जवाब मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तू रोएगी और मैं हंसूंगी। कसम है मुझे, मैं तुझे उसी तकलीफ का स्वाद चखाऊंगी जो तूने मुझे दी है। रजनी गुस्से में अपनी सहेली को फोन करती है। रीना, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस लड़के ने तो हद ही कर दी। बस अब जब भी मौका मिलेगा ना, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। मेरी ननद बड़ा नेता समझती है ना खुद को। बिल्कुल, तू डर मत, मौका जरूर मिलेगा, और जब मिले ना तो उसे छोड़ना मत। तू भी राजनीति जानती है। रजनी के चेहरे पर अब मासूमियत की जगह चालाकी थी।
अब समझ में आया ना तन्नू, दर्द क्या होता है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। रजनी आईने के सामने बैठी बालों में कंघी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और वो खुद से बात कर रही थी। अब आ रहा है मजा, अब समझ में आ रहा है असली सुकून क्या होता है। जब तक मैं रोती रही कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब जब तनु खुद परेशान हो रही है तो दिल को तसल्ली मिल रही है। और सबसे खास बात, उसे पता भी नहीं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। रजनी ठहाका लगाकर हंसती है, फिर एक मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है जो कि उसकी ननद तनु की सास सरोज का था। हेलो जी, कैसे हो आप? बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज ही नहीं सुनी। अरे रजनी तुम? हाँ सब ठीक है, तुम सुनाओ क्या हालचाल? सब तो ठीक है जी, बस थोड़ा मन परेशान है। सोच रही थी आपसे बात कर लूं, तनु की याद आ रही थी। तन्नू की याद? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है, लेकिन अब आपको क्या बताऊं। जब वो मायके में रहती थी तो सुबह सबसे पहले उठती थी, पूरा घर संभालती थी। क्या सच में? और अब यहाँ ससुराल में पता नहीं क्या हो गया है उसे, इतनी सुस्त हो गई है कि क्या बताऊं। क्या? वो तनु जो घर में एक मिनट भी चैन से नहीं बैठती थी अब सुस्त हो गई है, और वो भी ससुराल में? ये तो बहुत गलत बात है। और नहीं तो क्या, जैसा आपने बताया ऐसा तो कुछ नहीं करती है। अरे मैं तो बस उसकी तारीफ कर रही थी, पर शायद गलत बोल दिया मैंने। पर आपसे एक बात कहूं, आप उसे थोड़ा समझाइए, आखिर आपके ही भरोसे है सब। लेकिन प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना वो सोचेगी कि मैं उसके खिलाफ कुछ कह रही हूं। मैं तो बस बहन बनकर चिंता कर रही थी। मैं अभी उसे समझाती हूँ, तुम चिंता ना करो। फोन कट होता है। रजनी मुस्कुराते हुए बोतल को टेबल पर रखती है। कभी कभी एक जहर की बूंद पूरे रिश्तों को डुबो देती है। और मुझे तो बस बूंदे ही टपकानी है। तन्नू भूख तो अब। सरोज तेज कदमों से तन्नू के पास आती है जो कपड़े तय कर रही थी। तन्नू ये कौन सा नया ढर्रा सीखा यो मायके से? वहां काम करने की आदत थी, यहाँ आकर सब छूट गया। ये क्या चाले चल रही हो? माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस। अब बहाने बनाओगी? मैं भी विनोद से कहती हूँ, ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में। तन्नू रोने लगती है, कमरे से बाहर चली जाती है। वो मोबाइल लेकर अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी यहाँ पर सब मुझ पर चिल्लाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझे ही गलत ठहराते हैं। बेटा सब्र रखो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ। इसके बाद तन्नू विनोद के पास जाती है जो अखबार पढ़ रहा था। विनोद मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो उनका गुस्सा जायज होगा। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं करोगी तो कौन करेगा? मतलब आप भी मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ, क्योंकि माँ ने कभी गलत नहीं किया। तन्नू चुप हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उधर रजनी बालकनी में बैठी हवा का आनंद ले रही थी। ये हवा, ये सुकून, और सबसे बढ़कर उस जली कटी तनु की हालत। अब समझ में आया कि सास बहू का असली खेल क्या होता है। तभी दामिनी आती है। रजनी, मुझे तनु की बहुत फिक्र हो रही है, वो बहुत परेशान दिख रही है, जाने क्या हो गया है उसे। रजनी फौरन चेहरे पर दुख लाकर ड्रामा करते हुए कहती है, हाय मुझे भी वही लग रहा है मम्मी जी, चलिए ना चलकर देख आते हैं, कहीं बेचारी अकेली ना रह जाए, बहुत कमजोर सी हो गई है। नहीं रहने दो, बेटे के ससुराल में दखल देने से बात और बिगड़ती है। देखते हैं क्या करना है। सरोज जैसे हर दिन एक नया बहाना ढूंढती तन्नू को ताने मारने का। कभी सब्जी में मिर्च तेज, कभी झाड़ू टेढ़ी, कभी चाय देर से। घर अब तन्नू के लिए घर नहीं, युद्ध भूमि बन चुका था। एक दिन थक हार कर तन्नू आंगन में अकेली बैठी थी, ना कोई बात करने वाला, ना कोई समझने वाला। आंखों में आंसू लिए वो खुद से ही सवाल करने लगी, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है भगवान? क्यों मेरी जिंदगी में ये सब हो रहा है? सबकी नजर में मैं ही गलत क्यों दिखती हूँ? वो सोच में डूबी थी कि अचानक जैसे कोई पुराना पन्ना पलट गया उसके जहन में। याद आया उसे वो दिन जब उसने जानबूझकर अपनी माँ को
भाभी रजनी के खिलाफ भड़काया था। मैंने ही तो मम्मी को कहा था कि भाभी कोई काम नहीं करती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी ने भाभी को कितना सुनाया था, मैं वजह बनी थी उनके आंसू की। तनु का दिल बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसके साथ जो हो रहा है वो उसी कर्म का फल है। ये सब मेरे कर्म है, हवा ने मुझे माफी मांगनी होगी। अगली सुबह तनु ने खुद को तैयार किया, मन में दृढ़ निश्चय लिए। उसने सरोज से जाने की इजाजत मांगी। माँ जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ, जरूरी है। फिर मायके? अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, इतना भी क्या लगाओ। एक बार जाने दीजिए, वादा करती हूँ, फिर शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरोज कुछ पल घूरती रही, फिर हाथ हिलाकर जाने दिया। तनु मायके पहुंची। दरवाजा खुलते ही माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं टूट गई हूँ, बहुत गलतियां की है, बहुत तकलीफ दी है मैंने सबको। दामिनी ने उसे चुप कराया। तनु सीधी रसोई में गई जहाँ रजनी काम कर रही थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ बातें की, मम्मी को भड़काया। आप पर जो गुजरी उसकी जिम्मेदार मैं हूँ भाभी। रजनी हैरान रह गई। कुछ पल उसकी आंखें तनु के चेहरे पर अटक गई, फिर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तनु, तूने जो बोला वो बहुत बड़ा है। दर्द तो बहुत दिया तूने, पर आज जो किया हर जख्म भर गया। रजनी ने तनु को सीने से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को सहलाती है। चल, तेरे लिए मसाला चाय बनाती हूँ, वही जो तुझे पसंद है, अदरक ज्यादा वाली। तनु की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू बोझ के नहीं, मुक्ति के थे। क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका असली बदलाव शुरू होता है।